नमस्कार दोस्तों, आज हम इस केस के बारे में बात करने जा रहे हैं जिस केस को सुन करके आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हम कोलकाता रेप एंड मर्डर केस के बारे में बात करने जा रहे हैं। कई शॉकिंग डिटेल्स हैं जो आपके सामने यहाँ पर आएंगी और उसके बाद आप इस केस पर बिलीव नहीं कर पाओगे। एक केस हमारे सामने कुछ सालों पहले भी आया था जिसका नाम निर्भया रेप केस था और उस केस में एक सवाल हमारी सोसाइटी के सामने खड़ा हुआ था कि हैव वी फेल्ड एज अ सोसाइटी, और उसका जवाब फिर हमने खुद को ही दिया था उस केस के एंड होते होते। सेम वही सवाल इस केस में भी खड़ा हुआ है और इस वीडियो के एंड में जब आप इस केस की पूरी डिटेल्स समझ जाओगे तो आप भी अपने आप से ये सवाल पूछोगे, क्या हमारे अंदर से इंसानियत मर चुकी है क्या हम पूरी तरीके से जानवर बन चुके हैं क्या? और इसका जवाब आप खुद ही दे पाओगे खुद को। और ये सवाल आप ज़रूर खुद से पूछना कि हैव वी फेल्ड एज अ सोसाइटी। तो ये वीडियो के एंड में एक बार फिर से मैं आपको इस सवाल को दोहराऊंगा। आप मुझे कमेंट में बताना कि आपको क्या लगता है कि हैव वी फेल्ड एज अ सोसाइटी और नॉट। अब इस केस पर आते हैं, कोलकाता रेप एंड मर्डर केस के ऊपर। इस केस में जितनी भी डिटेल्स मैं आपको देने वाला हूँ, ये डिटेल्स किसी न्यूज़पेपर आउटलेट या किसी मीडिया एजेंसी के ऊपर नहीं है, बिकॉज यहाँ पर पुलिस ने मीडिया एजेंसीज पर भी कई आरोप लगाए हैं कि उन्होंने बहुत सारे तथ्यों को तोड़ मरोड़ के दिखा दिया है। यहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ स्टिक करूँगा हाईकोर्ट का जो 17 पेज का ऑर्डर है, ऑर्डर के ऊपर मैं स्टिक करूंगा, प्लस उसके साथ में जो पूरे इंसिडेंट्स हाईकोर्ट में लिखे गए हैं, हाईकोर्ट में जो अथॉरिटीज़ ने प्रेजेंट किए हैं, उसके ऊपर हम डिपेंड करेंगे। बाकी किसी चीज़ के ऊपर हम यहाँ पर भ्रांतियाँ फैलाने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो अब इस सीधा केस पर आते हैं। यहाँ पर कोलकाता रेप एंड मर्डर केस की शुरुआत कैसे होती है, क्या इस पूरे मामले में हुआ क्या था, क्या शॉकिंग डिटेल्स हमारे सामने आती हैं, सब कुछ एकदम डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो एक लेडी है और हाँ, यहाँ पर लेडी जो विक्टिम है और उनकी फैमिली, दोनों के नाम यहाँ पर गोपनीय रखे गए हैं बिकॉज ऑफ द प्राइवेसी इश्यूज़। तो यहाँ पर एक लेडी होती है, लेडी अपना जो ग्रेजुएशन है वो मेडिकल फील्ड में करती हैं और उसके बाद वो पोस्ट ग्रेजुएशन करने लगती हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन के सेकेंड ईयर में वो होती हैं और आरजी कर मेडिकल कॉलेज है कोलकाता का, वहीं से अपनी पढ़ाई भी कर रही थी और वहीं पर ये ट्रेनी भी थी। तो आपको भी पता होगा कि पोस्ट ग्रेजुएशन जो मेडिकल स्टूडेंट्स होते हैं उनकी लगातार जो ड्यूटी है वो हॉस्पिटल्स में लगाई जाती है और ज़्यादातर ड्यूटीज़ इन ट्रेनी डॉक्टर्स की इमरजेंसी वार्ड्स में लगाई जाती है। और इमरजेंसी वार्ड जो होता है वो 24 घंटे वार्ड होता है, मतलब उसमें 24 घंटे जो विक्टिम जो भी पेशेंट्स होते हैं उनका आवागमन पूरा रहता है। काफ़ी भीड़म भाड़ वाला एरिया रहता है इमरजेंसी वार्ड का। तो ये जो लेडी है 31 साल की इनकी उम्र थी और 9 तारीख जिस दिन की ये घटना है उस दिन इनकी जो ड्यूटी थी वो इमरजेंसी वार्ड में लगी हुई थी। अब यहाँ पर इनकी दिनचर्या को थोड़ा सा समझ लेते हैं। नॉर्मल स्टूडेंट, दिन भर पढ़ाई, उसके बाद अपना दिन भर पढ़ाई और उसके साथ साथ में अपनी ट्रेनिंग हॉस्पिटल में, यही सारी चीज़ें थी। घर में 11 बजे के करीब ये रोज़ फ़ोन किया करती थी, अपनी फैमिली से बात किया करती थी। और जिस दिन की ये घटना है 9 तारीख की, यानी कि 9 अगस्त की, उस दिन भी इन्होंने 11:30 बजे के करीब अपने घर पर फ़ोन किया, अपने घर वालों से बात करी और घर वालों की अगर माने तो इन्होंने बिल्कुल नॉर्मल बातचीत करी। इनके ऊपर किसी प्रकार का कोई स्ट्रेस नहीं दिखाई दे रहा था, किसी प्रकार का ऐसा कुछ नहीं लग रहा था कि इनका किसी से झगड़ा हुआ हो या कोई बहुत प्रेशर में ये हो, ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा था। बिल्कुल नॉर्मल जैसे रोज़ बात करती थी वैसे ही उन्होंने 9 अगस्त के दिन भी बात की थी। इन्होंने अपने घर वालों से बात करी, उसके बाद जो अपने डॉक्टर कलीग्स थे उनके साथ बैठी थी। 3rd फ्लोर पर चेस्ट डिपार्टमेंट के पास ही एक सेमिनार हॉल है, उस सेमिनार हॉल में ये बैठी थी। इमरजेंसी वार्ड पास में ही था तो सेमिनार हॉल में बैठी हुई थी। वहाँ पर इन लोगों ने अपना डिनर किया, ऑनलाइन फूड ऑर्डर करके ये और इनके डॉक्टर कलीग्स ने मिल करके वहाँ पर साथ में डिनर किया और डिनर के बाद ओलंपिक्स पे कुछ चर्चा करी और उसके बाद सारे जो डॉक्टर कॉलीग्स थे वो अपने अपनी जहाँ पर ड्यूटी लगी थी वहाँ पर चले जाते हैं। लेडी डॉक्टर वहीं पर बैठी रहती हैं और इनको जो है वो सीसीटीवी फुटेज में ये सारी चीज़ें दर्ज हैं। वहाँ पर सीसीटीवी मौजूद था, सीसीटीवी फुटेज में यहाँ पर दिख रहे हैं कि सारे जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने सेमिनार हॉल में एंटर किया है, फिर सब लोग चले जा रहे हैं और ये वहाँ पर बैठी हुई हैं और ये अपनी पढ़ाई करने लगी थी क्योंकि अपना एग्ज़ाम चल रहा होगा या कुछ तैयारी कर रहे होंगे तो अपना पढ़ाई वहाँ पर करने लगी। और जनरली ऐसा होता था उस हॉस्पिटल में कि जो जिनकी नाइट ड्यूटीज़ होती थी वो अपना सेमिनार हॉल वगैरह में इधर उधर बैठ करके अपना पढ़ लिया करते थे अगर कोई इमरजेंसी कोई केस अलॉट नहीं हुआ है उनको। तो ठीक वैसे ही ये वहाँ पर पढ़ रही थी। और उसके बाद 3 बजे के करीब एक व्यक्ति जिसको पुलिस ने बाद में गिरफ्तार किया, जो सबसे पहली गिरफ्तारी है इस पूरे केस की, जिसका नाम है संजय रॉय। संजय रॉय 3 बजे के करीब उस सेमिनार हॉल में जाता हुआ दिखाई देता है अगस्त 9 को 3 बजे और फिर उसको वहाँ से सेमिनार हॉल से बाहर निकलते हुए 4:37 पे हॉस्पिटल के प्रेमिसेस से बाहर निकलते हुए देखा जाता है। तो मतलब टोटल वो 40 से 45 मिनट उस सेमिनार हॉल में रहता है और इसी 40 से 45 मिनट के बीच में उसने इस जघन्य रेप और मर्डर को अंजाम दिया, इस जघन्य घटना को अंजाम दिया हुआ है।
तो ये सारी चीज़ें इस पूरे पीरियड के दौरान होती हैं, यानी कि 3 बजे से लेकर के 4:30 बजे के बीच में होती हैं। और टोटल जो उसका मतलब देखा गया कि जो सेमिनार हॉल में वो कितने देर था, तो वो सेमिनार हॉल में 40 से 45 मिनट था। हॉस्पिटल के प्रेमिसेस से बाहर निकलते हुए इसको 4:37 पे देखा गया था। उसके बाद बॉडी जो है, बॉडी फाइंड की जाती है 7:30 बजे के करीब। 7:30 बजे पहली बार हॉस्पिटल अथॉरिटीज़ के पास फ़ोन जाता है कि एक सेमी न्यूड बॉडी जो है एक लेडी डॉक्टर की सेमिनार हॉल से पाई गई है। लेडी डॉक्टर की डेथ हो चुकी है और बॉडी का बहुत बुरा हाल है। अब यहाँ से पुलिस आती है। अब यहाँ पर थोड़ी सी डिसरप्शंस हैं इसमें। अब देखिए, कई सारी मीडिया एजेंसीज़ का कहना ये है कि पुलिस यहाँ पर पहुँची थी, लेकिन पुलिस इस मामले को अननेचुरल डेथ की तरह ट्रीट कर रही थी। अब देखिए, 2 केसेस होते हैं। एक केसेस ये है कि विक्टिम जो है उसको मैं पहचानता हूँ, और विक्टिम को क्योंकि मैं पहचानता हूँ या मेरे जानने वाला है या मेरा रिलेटिव है, तो मैं FIR दर्ज कराता हूँ। FIR दर्ज कराता हूँ तो पुलिस के ऊपर एक प्रेशर रहता है कि जल्दी से रिपोर्ट फाइनल करें, जल्दी से बताएं क्या हुआ है, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करें और बताएं क्या हुआ है। दूसरी चीज़ ये होती है कि एक लावारिस बॉडी मिलती है और उस लावारिस बॉडी को ना मैं पहचानता हूँ ना कोई पहचानता है। वहाँ पर पुलिस आती है, पुलिस को हैंडओवर कर दिया जाता है और पुलिस फिर अपनी तरीके से जांच करती है। तो यहाँ दोनों केसेस में फ़र्क क्या हो जाता है, दोनों केसेस में सीरियसनेस का फ़र्क हो जाता है। तो एजेंसीज, जो मीडिया एजेंसीज ने भी ये भी इल्ज़ाम लगाया कि पुलिस ने इस मामले को अननेचुरल डेथ की तरह उठाया। पहले उन्होंने FIR केस की तरह इस मामले को नहीं उठाया, क्योंकि उस लेडी डॉक्टर की पहचान ही किसी ने नहीं की। और जो उस हॉस्पिटल अथॉरिटीज़ हैं, जो वहाँ के सुपरिटेंडेंट थे, जो वहाँ के प्रिंसिपल थे, जिनकी बात आगे हम करेंगे, संदीप घोष साहब, उन्होंने इस पर FIR दर्ज ही नहीं करवाई थी एट द फर्स्ट प्लेस ऑन अगस्त 9, जब ये बॉडी को फाइंड किया गया था 7:30 बजे के करीब। तो क्यों नहीं करवाई गई थी, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन इस सारी बातों का पिटीशन से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए पिटीशन में ये मेंशन नहीं है। अब यहाँ पर संदीप घोष जो बॉडी मिलती है, फिर जो सुपरिटेंडेंट हैं हॉस्पिटल के, वो उस लेडी डॉक्टर के घर पे फ़ोन करते हैं। दूसरा सवाल यहाँ से खड़ा होता है कि अगर उस लेडी डॉक्टर की पहचान ही नहीं हो पाई थी तो सुपरिटेंडेंट उनके घर पे फ़ोन कैसे कर रहे हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। अब इसका जवाब अथॉरिटीज़ आगे चल करके CBI इन्वेस्टिगेशन जब होगी तो सारा कुछ सामने आ जाएगा। खैर, ये मामला होता है, बॉडी को पुलिस अपने कंट्रोल में लेती है, तुरंत पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को भेजा जाता है। इधर पोस्टमार्टम का सारा प्रक्रिया जो है वो सारी चीज़ें चल रही हैं, और इधर सुपरिटेंडेंट जो है वो लेडी के डॉक्टर के घर पे फ़ोन करते हैं कि भाई आपकी डॉटर की तबीयत बहुत ख़राब हो गई है, आप जल्दी से यहाँ पर चले आइए। अब तीसरा सवाल यहाँ पर खड़ा होता है कि लेडी डॉक्टर के घर पर जब फ़ोन किया गया तो ये क्यों बोला गया कि तबीयत बहुत ख़राब है, जबकि उनकी डेथ हो चुकी थी। तो यहाँ पर इसका एक ये रीज़नेबल मतलब आप चीज़ ले सकते हो कि इसलिए बोला गया हो कि घर वाले बहुत परेशान ना हो जाएं, वो पहले यहाँ पर पहुँच जाएं, एक बार पहुँच जाएं तो उनको बता दिया जाए। चलिए ठीक है साहब, घर वाले जो है वो पहुँच जाते हैं, और जब पहुँचते हैं तो बताया जाता है घर वालों को कि आपकी डॉटर ने सुसाइड कमिट कर लिया। अब यहाँ पर ये जब बताया गया उनके घर वालों को, तो उनके घर वाले इसको मानने से बिल्कुल इनकार कर देते हैं, क्योंकि भाई उनका कहना ये था, और उनका कहना वाजिब भी है कि 11:30 बजे हमारी बात हुई है, कोई स्ट्रेस नहीं था हमारी बेटी पर किसी प्रकार का, किसी चीज़ का, बहुत खुश थी वो, तो बहुत नॉर्मल थी, अपना पढ़ाई लिखाई कर रही थी और उसने अपना खाना वाना खाया, पढ़ाई लिखाई की। डॉक्टर कॉलीग्स जो वहाँ पर मौजूद थे, इसीलिए प्रोटेस्ट शुरू हो जाता है ठीक 10 अगस्त को, जब ये सारी चीज़ें आने लगती हैं बीच में। तो सारे जो डॉक्टर कॉलीग्स थे उस लेडी डॉक्टर के, वो सब बोलते हैं कि बिल्कुल नॉर्मल, हम अच्छा खासा हमने बात करी, ओलंपिक्स पे चर्चा करी, खाना खाया, अगर स्ट्रेस होता तो वो कुछ बोलती नहीं, वो बताती कि स्ट्रेस क्या था, लेकिन कोई स्ट्रेस नहीं था, वो तो अपनी ड्यूटी कर रही थी, किसी प्रकार का कोई स्ट्रेस भी नहीं था यहाँ पर। तो वो सुसाइड कैसे कर लेगी अचानक से, और सेमिनार हॉल में ही सुसाइड कैसे करेगी, और अगर सुसाइड करेगी तो इतने इंजरी मार्क्स कैसे हैं उसकी बॉडी पर। जिन लोगों ने बॉडी को प्रथम दृष्टया देखा था उनको पता था कि बॉडी पर बहुत सारे इंजरी मार्क्स हैं, मारपीट की गई है जैसे लग रहा था ऐसा, तो इंजरी मार्क्स कैसे आएंगे, सुसाइड करेगा कोई तो। ये सारे सवाल जब खड़े किए गए, पुलिस का लगा कि पुलिस कुछ लीपापोती करने की इसमें कोशिश कर रही है। फिर फैमिली जो है, यहीं से फैमिली ने बहुत बड़ा स्टेप लिया, नाखुश होकर के पुलिस की इन्वेस्टिगेशन से और ये सुसाइड का एंगल देने की वजह से पुलिस जो है वो सीधा हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल कर देती है, और इसीलिए मामला बाद में हाई कोर्ट में पहुंचता है। अब यहाँ पर जो इस व्यक्ति संजय रॉय को गिरफ्तार किया गया, इससे पूछताछ की गई कि भाई तुम कौन हो, कैसे, तुम क्यों एंटर किया, क्या कर रहे थे वहाँ पर सेमिनार हॉल के अंदर में, और फिर बाहर जाते हुए दिखाई दे रहा है। तो पता चलता है कि संजय रॉय बेसिकली एक तरीके का सिविक वॉलंटियर है। तो ये संजय रॉय बताता है कि 5 से 8 अगस्त तक ये जो है खड़गपुर में था, पुलिस वेलफेयर सोसाइटी की मीटिंग चल रही थी। उसके बाद ये 8 अगस्त को मॉर्निंग में आरजी कर मेडिकल हॉस्पिटल पहुंचता है, और आरजी कर मेडिकल हॉस्पिटल के अंदर में ये एक बेसिकली क्या था, एक सिविक वॉलंटियर होते हैं संजय रॉय। तो इसको वहाँ से देखा गया कि 8 अगस्त को आरजी कर मेडिकल हॉस्पिटल में जाता है एक पेशेंट को एडमिट करवाने।
फिर उसके बाद अगस्त 8 की रात को ही ये फिर से 11 बजे के करीब जाता है वहाँ पर सेम पेशेंट का एक्सरे करवाने, और वो एक्सरे वगैरह करवा करके ये सब डन करवा देता है। उसके बाद 9 तारीख की सुबह यानी कि 1 बजे के करीब, इस पूरी घटना के 2 घंटे पहले, ये फिर से आरजीकर हॉस्पिटल जाता है। एक दूसरे पेशेंट की सर्जरी का शेड्यूल थी वहाँ पर, वो सर्जरी को जल्दी करवाने के लिए, और वहाँ पर जिस पेशेंट को ये एडमिट करवाने गया था उसी पेशेंट के एक रिलेटिव के साथ में बैठ करके हॉस्पिटल प्रेमिसेस में ये अल्कोहल कंज्यूम करता है, और ये सारी चीज़ें सीसीटीवी फुटेज में दर्ज हैं। अब आप सोच लीजिएगा कि हॉस्पिटल की सिक्योरिटी क्या होगी, वहाँ पर लेडी डॉक्टर्स काम कर रही हैं और उसकी सिक्योरिटी का किस तरीके से ख्याल रखा गया है कि ये व्यक्ति हॉस्पिटल प्रेमिसेस में उसी पर्सन के रिलेटिव के साथ, जो पेशेंट आया उसी पर्सन के रिलेटिव के साथ बैठ करके इसने अल्कोहल कंज्यूम किया है, और अल्कोहल कंज्यूम करने के बाद इसने 3 बजे के करीब इस घटना को अंजाम दे दिया है। तो इसको गिरफ्तार किया गया और माना ऐसा जा रहा था कि ये जो व्यक्ति है इसने ही इस पूरी रेप और मर्डर को अंजाम दिया है और हमें अपना आरोपी मिल गया है। उसके बाद आती है पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने, और इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को कि आप ग्रेवनेस को देखोगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जब मैं इसको देख रहा था तो मेरी भी यही हालत थी। अब इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मल्टीपल इंजरीज थी उस लेडी की बॉडी पर। सबसे पहले सर जो है वो पूरी तरीके से फटा हुआ था, जैसे लग रहा था कि उस सर को कई बार दीवार पर दे करके मारा गया है, कई बार दीवार पर मारा गया है, जिसकी वजह से वो पूरा स्मॉदर्ड था वो सर। उसके बाद सर का पीछे का हिस्सा, उसको या तो दीवार पे या ज़मीन पर, उसका भी वही हाल किया गया था, कई बार उसको पटका गया था। उसके बाद फेस पर इंजरी मार्क्स थे, बॉडी पर, पूरी बॉडी पर कई जगह पर इंजरी मार्क्स थे, प्राइवेट पार्ट का बुरा हाल हुआ था, और लास्ट डिटेल ऐसी थी जिसने सबके हाथ पांव फुला दिए। लास्ट डिटेल ऐसी थी कि जो लेडी है उनके प्राइवेट पार्ट से जो सीमेन मिला है, उस सीमेन की क्वांटिटी जो है वो 150 mg है। अब यहाँ पर जब ये डिटेल सामने आई तो ये पता लगा कि 150 mg तो एक पर्सन का हो ही नहीं सकता है। मतलब इस पूरे रेप के अंदर में कई सारे पर्सन्स इन्वॉल्व थे, और ये एक रेप केस नहीं है बल्कि ये गैंग रेप केस है। और इसके बाद प्रोटेस्ट चल ही रहा था। ये जब ये डिमांड आई, जब ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो प्रोटेस्ट चल ही रहा था। प्रोटेस्ट में ऑलरेडी क्योंकि पुलिस के ऊपर काफ़ी आरोप लग चुके थे तो लोग काफ़ी डिमांड कर रहे थे कि नहीं, इसकी सीबीआई जांच करवानी चाहिए। उधर ममता बनर्जी, वेस्ट बंगाल की सीएम, उन्होंने कहा कि अगर 4-5 दिन तक पुलिस इस केस को पूरे तरीके से सॉल्व नहीं कर पाती है तो हम इसकी सीबीआई जांच को दे देंगे। लेकिन 3-4-5 दिन भी क्यों इंतजार करना, और क्योंकि पुलिस को ऐसा लग रहा था कि संजय रॉय मुख्य आरोपी को हमने पकड़ लिया है, केस खत्म हो चुका है, ओपन एंड शट केस है, रेप और मर्डर है। लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आती है तो पता लगता है कि ये तो गैंग रेप है, और उसके बाद कई सारे सवालिया निशान खड़े हो जाते हैं पुलिस के ऊपर भी। और फिर फाइनली 13 अगस्त को, क्योंकि पिटीशन घर वालों ने डाल दिया था, मैंने आपको बताया कि वो खुश नहीं थे पुलिस की जांच से, तो वो हाईकोर्ट में उन्होंने पिटीशन डाल दिया था। हाईकोर्ट ने बहुत खरी खोटी इसमें सुनाई, और फिर वही मामला जो मैंने आपको इस पूरे वीडियो के शुरुआत में बताया था, रविंद्र वर्सेस सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस का जो मामला था, उसको रेफर करते हुए कोर्ट ने तुरंत ही, हाई कोर्ट ने ये डिसीजन दिया कि इस केस को अब सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को सौंप देना चाहिए, और वो इसमें सही तरीके से जांच करके बता पाएंगे इस पूरे मामले में हुआ क्या है। संदीप घोष जो कि प्रिंसिपल थे उस मेडिकल कॉलेज के, जिनका माना जा रहा है कि इन्होंने लापरवाही करी, उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया था 12 अगस्त को, और रेजिग्नेशन देने के 24 घंटे बाद ही, अब आप उनका रसूख समझिए, उनकी पावर समझिए इस चीज़ को, या सरकार से समर्थन उनका समझिए कि संदीप घोष को ठीक उसी के 24 घंटे के बाद जब उन्होंने रेजिग्नेशन दिया था और कहा जा रहा था कि इनकी बहुत बड़ी लापरवाही है इस पूरे केस में, उनको 24 घंटे बाद कोलकाता में ही दूसरे मेडिकल कॉलेज में दोबारा से एज अ प्रिंसिपल दाखिला दे दिया जाता है। हालांकि हाईकोर्ट में जब ये मामला गया तो हाईकोर्ट ने बहुत खरी खोटी सुनाई और तुरंत आदेश दिया कि संदीप घोष को तुरंत छुट्टी पर भेजा जाए यहाँ पर, और संदीप घोष को यहाँ पर तुरंत छुट्टी पर भेज दिया जाए। तो अभी फिलहाल संदीप घोष को छुट्टी पर भेज दिया गया है। पुलिस की जो रिपोर्ट्स हैं सबको खारिज किया गया है और सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की मांग की गई। एकदम फर्स्ट स्टेप से सीबीआई इस पूरे केस को इन्वेस्टिगेट करेगी और कुछ ही समय में आपके सामने पूरा केस खुल करके आ जाएगा। अभी प्रथम दृष्टया 3-4 चीज़ें सामने आ चुकी हैं। संजय रॉय, उसकी इन्वॉल्वमेंट 100% है इस पूरे केस में, क्योंकि उसको जाते हुए भी सेमिनार हॉल में देखा गया और बाहर निकलते हुए भी देखा गया है। शायद वो अल्कोहल के नशे में था, तो इस वजह से भी ऐसा माना जा रहा है कि मुख्य आरोपी इसमें ये है। अब यहाँ पर एक दूसरी चीज़ ये है कि अगर ये गैंग रेप
केस है तो बाकी कौन लोग इसमें इन्वॉल्व थे जिसका नाम अभी तक कोई भी सामने नहीं आ पा रहा है। तो इसमें कई सारी थ्योरीज हैं। एक थ्योरी ये है कि जिसके साथ इसने अल्कोहल कंज्यूम किया वो व्यक्ति हो सकता है, क्योंकि हॉस्पिटल प्रेमिसेस में ये सारी चीज़ें चल रही हैं। दूसरी थ्योरी ये कहती है कि जो वहाँ जहाँ पर ये घटना घटी है सेमिनार हॉल, उसी के पास में एक कंस्ट्रक्शन भी चल रहा था सेम हॉस्पिटल में, और उस कंस्ट्रक्शन में कई सारे वर्कर्स इन्वॉल्व थे। तो हो सकता है कि किसी वर्कर ने इसके साथ मिलकर के भी ये काम किया हो। तो ये दूसरी थ्योरी वहाँ पर चल रही है। अब होता क्या है, 14 अगस्त के दिन एक और घटना होती है, जो बड़ी घटना जो डिस्कस करनी चाहिए, कि प्रोटेस्ट चल रहा है, सारे जूनियर डॉक्टर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और उसी बीच में एक भीड़ आती है 40-50 लोगों की, और वो भीड़ जो है वो उग्र हो जाती है, पुलिस पर हमला कर देती है, और आरजी कर मेडिकल हॉस्पिटल पर भी वो हमला कर देती है। इवन डॉक्टर्स जो वहाँ पर मौजूद थे उस पर भी हमला कर देती है। पुलिस इस पूरे देखती है कि ये पूरा जो भीड़ है ये उग्र हो चुकी है, तो उसको रोकने के लिए पुलिस आंसू गैस फायर कर देती है, और जो टेंट वेंट बनाए गए थे बच्चों द्वारा उसको तोड़ दिया जाता है। ये सारी चीज़ें की जाती है। तो ये इस पर कहा जा रहा है कि जो वायलेंस है ये किसने करवाया, जो 40-50 लोग आए ये कौन थे। तो अब इसमें पॉलिटिक्स शुरू हो चुकी है कि ममता बनर्जी की सरकार बोल रही है कि ये बीजेपी ने भेजे थे ये 40-50 लोग, और उधर की गवर्नमेंट बीजेपी बोल रही है अपोजिशन में, जो वेस्ट बंगाल में अपोजिशन में है, बीजेपी कह रही है कि नहीं ये तो ममता बनर्जी के लोग आए थे, क्योंकि ममता बनर्जी की गवर्नमेंट के ऊपर ये सवालिया निशान उठाए जा रहे हैं। इसलिए इस पूरे प्रोटेस्ट को तोड़ने के लिए ममता बनर्जी जी ने अपने गुंडे भेजे थे यहाँ पर तोड़फोड़ करने के लिए, ताकि ये पूरा प्रोटेस्ट खत्म कर दिया जाए। अब इसमें किसकी गलती है, क्या है, ये सारी चीज़ें आप खुद डिसाइड कर लीजिएगा। मैंने सिर्फ आपको डिटेल्स बता दी जो यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं। नाउ द क्वेश्चन अगेन, हैव वी फेल्ड एज अ सोसाइटी? व्हाट डू यू थिंक दैट हैव वी फेल्ड एज अ सोसाइटी? तो आई होप आपको ये पूरा केस समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।